हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन, जो कि है चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया गया है। प्लीज जाकर पहले वो वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि सॉल्यूशन आपको समझने में तभी आसानी होगी। आप चाहे वीडियो को फॉरवर्ड भी करके देखोगे तो भी आपको सॉल्यूशन समझ में आएंगे। बस एक शर्त है कि आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, ये तो आप जल्दी जल्दी भी देखोगे तो भी आप समझ जाओगे हाँ इसमें बात है। फिर आपको नहीं लगेगी एक्सरसाइज के अंदर अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है। तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स ट्रैकर। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है एक ट्राइंगल है एबीसी जो कि बी पर राइट एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं एबीसी, और बी पर राइट एंगल है तो ये हो जाएगा हमारा बी, और ए और बी, ए और सी आप कहीं पर भी मान सकते हो। ठीक है, इसके अंदर ए बी जो है वो 24 है, ये रहा ए बी, दिस इज 24, एंड बी सी जो है वो 7 है, बी सी पे लिख लेते हैं 7। सो डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए, यानी कि पहले जो हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, जो कि साइन ए लिखा हुआ है, और सेकंड पार्ट के अंदर साइन सी एंड कॉस सी, ये कॉस सी है और ये साइन सी है। ठीक है, तो सेकंड वाले के अंदर हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाला ही निकाल लेते हैं। अब आपको ये तो पता ही होगा कि साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो आपको निकालना ही पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। 24 और 27 और 25 आ जाएगा। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपको सीधे आंसर याद भी हो जाते हैं काफी सारे। तो ठीक है, ये बेसिकली पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो देखो ए सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। So AC we have to find it, and AB is 24 square. So 24 power 2 and BC 7 square. So 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49। दोनों को ऐड करते हैं तो 6 and 2 and 5 625। सो AC स्क्वायर अगर 625 है तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो ये आ गया हमारा 25। ठीक है, अब निकाल लेते हैं साइन ए। तो यहाँ से चालू हो जाता है हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ से भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरी तरफ कॉस ए, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में उसकी अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की जगह मैं क्या लिखूंगा 7 और हाइपोटेनियस की जगह 25। तो 7 अपॉन 25 विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ए का अपोजिट वही परपेंडिकुलर होता है, हमेशा बताया मैंने, जिसके रिस्पेक्ट में बात करी जाए वही होता है उसका अपोजिट। दोबारा बताना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट देखना ही नहीं चाहते। बेसिक कॉन्सेप्ट देख कर आओ बेटा, आपको सारी चीजें खुद ही पता लग जाएंगी। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा बेस, यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास में जो बेस आएगा वो आएगा 24 और हाइपोटेनस आएगी 25। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू तो वही होती है, सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और कॉस की वैल्यू भी, ये वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहती है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, और कॉस की बेस अपॉन हाइपोटेनस है। लेकिन अब साइन सी के कंपैरिजन में, साइन सी के यानी कि एंगल सी के कंपैरिजन में परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल सी यहाँ पर है, और एंगल सी की अपोजिट साइड क्या है, ये होगी एंगल सी की अपोजिट साइड। तो इस बार ये परपेंडिकुलर है हमारा ये, और बेस क्या होगा जो उसके एडजेसेंट होगा, ये हो गया बेस। हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस जो है वो आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पर साइन सी के कंपैरिजन में परपेंडिकुलर क्या है इस बार 24 और हाइपोटेनस क्या है 25। तो साइन सी की वैल्यू क्या आएगी 24 अपॉन 25, और कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इस बार ये, तो 7 और हाइपोटेनस 25। तो ये हो जाएंगे हमारे दोनों आंसर। ठीक है, अब देखो जिन बच्चों ने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार क्या है ए के अपोजिट, क्या है ये परपेंडिकुलर। तो बेसिकली जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करी जाती है ना, उस एंगल की अपोजिट जो साइड होती है, जिसको इस एंगल को बनाने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है जिस साइड ने, यानी कि एंगल ए को देखो ए सी और ए बी मिलकर बना रही है, ए सी बना रही है और ए बी बना रही है एंगल ए को, और यहाँ पे बीसी का कुछ भी काम नहीं है, तो बीसी हो जाएगी इसकी अपोजिट। ठीक है, तो जो अपोजिट साइड होती है वही हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जो एडजेसेंट साइड्स होती है उनमें से एक हाइपोटेनस होती है और एक बेस होती है। तो हाइपोटेनस तो ये हो गई, और दूसरी वाली क्या है, ये एडजेसेंट का मतलब जो साथ में हो, जो मिलकर बनाती है। ठीक है,
तो एंगल ए को बनाने वाली साइड क्या है, ए बी, तो ए बी भी एडजेसेंट साइड हुई और ए सी भी एडजेसेंट साइड हुई। अब ए सी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि वो हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस हमेशा 90 के अपोजिट वाला होता है। तो ये 90 की साइड है, 90 का एंगल है, 90 के एंगल को बनाने में बीसी और ए बी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ए सी का कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए ए सी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। ठीक है, तो राइट एंगल के अपोजिट वाली होती है हाइपोटेनस। तो इसलिए बस्ती क्या है फिर, ए सी हाइपोटेनस होगी, तो बस्ती क्या है फिर, ए बी, तो ए बी होगा हमारा बेस एंगल ए के रिस्पेक्ट में। सेम ऐसी एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगी ए बी और बेस होगी बी सी। ठीक है, दोबारा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं देख कर आते हैं, जिनको मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है कि तो बेकार की चीजें, सीधा एक्सरसाइज से मतलब एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, 1 मिनट लगा दोबारा बताने में, लेकिन हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो बताया जाता है, जो यहाँ पे 1 मिनट में जल्दी जल्दी बताया गया है, जो ढंग से 100% भी नहीं बताया गया है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मोर देन 100% बता दिया जाता है और अच्छे से डिटेल में। ठीक है, खैर ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.1 एक्सरसाइज का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर 8.13 बुक के अंदर गिवन है फिगर, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू हमें निकालनी है, tan p माइनस कॉट r की। तो tan का आपको पता ही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि बेस की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, और अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं ये क्या आएगा, ये वाली, यानी कि सबसे पहले तो आप तीनों ही साइड्स को निकाल लो किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, तो वही बस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो बच्चों वाली चीज है पाइथागोरस थ्योरम लिखना, 8th क्लास 7th क्लास में भी है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वहां से लिखते हुए आ रहे हैं, अब लिख दोगे 2 वर्ड की बात है। ठीक है, आपका जो आपकी एग्जाम सीट होगी वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्टेड हो जाएगी और डिटेल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये लोहे की स्टेप काट देते हैं, पी आर स्क्वायर नहीं लिखा है, डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और ये होता है 144 क्यू आर स्क्वायर। 144 को उधर ले चलते हैं, 5 और 16 में से 14 जाएंगे 25, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी 5, यानी कि ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब जब तीनों साइड्स निकल कर आ गई है तो आप निकाल लेते हैं tan p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूछा गया है tan p, कोई नहीं भैया tan p निकाल लेते हैं, माइनस कॉट r। तो p देखो सबसे पहले कहाँ पर है, ये रहा, तो p के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये क्यू आर। ठीक है, p के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan p जो है वो इक्वल्स होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और दूसरी तरफ कॉट r जो है, तो कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, tan और कॉट आपस में एक दूसरे के उल्टे ही होते हैं। ठीक है, अब देखो p के रिस्पेक्ट के अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा 5, और बेस कितना हो जाएगा फिर जो उसके एडजेसेंट है 12। तो भाई tan p की वैल्यू आ गई 5/12। ढंग से दोबारा बता रहा हूँ, ढंग से समझो। देखो p के रिस्पेक्ट में tan p बोला गया है ना, तो एंगल p लेंगे हम। अब p के अपोजिट जो साइड होगी वही होगी इसका परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया मैंने 5। और जो इसके एडजेसेंट होगी, अब एडजेसेंट तो 2 साइड होती है, तो ये तो क्या है, हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 के अपोजिट है ये, तो हाइपोटेनस तो जो है वो हाइपोटेनस ही रहेगी, वो कभी भी परपेंडिकुलर या बेस बन नहीं सकती है। ठीक है, फिर बचती क्या है दूसरी एडजेसेंट साइड, ये तो ये होगा इसका बेस, तो बेस की जगह लिख दिया मैंने 12, तो tan p की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। अब निकालते हैं कॉट r की वैल्यू। कॉट r की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। r के रिस्पेक्ट में देखो, r के रिस्पेक्ट में देखो बेस क्या है, r कहाँ पर है, ये रहा। r के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 12 हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा इसका 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो परपेंडिकुलर है वो 12 है, बेस है 5 है। अब इस फॉर्म के अंदर लिख के इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या बोला गया, tan p माइनस कॉट r, तो tan p क्या है 5/12 और कॉट r क्या है 5/12। आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सिंपल छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, 1 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, 1 या 1.5 मार्क्स का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन समझते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन a इज इक्वल्स टू 3/4, तो कैलकुलेट cos a एंड tan a। ठीक है, a का क्या मतलब है, तो कोई एक ट्राइंगल है जिसके अंदर a के रिस्पेक्ट में वैल्यू दी गई है साइन की, 3/4 है, और हमें निकालना है cos और tan। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन। ठीक है, और साइन a की वैल्यू क्या दी गई है 3/4, तो परपेंडिकुलर बोल सकते हैं 3 और हाइपोटेनस बोल सकते हैं कि 4 है। 4 को क्या पोलियो हो गया, हाँ सही है। तो हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है 3 है, और हाइपोटेनस क्या है 4 है। और हमें निकालनी है वैल्यू क्या, सेम विद सेम एंगल्स के रिस्पेक्ट में कॉस की वैल्यू निकालनी है। अब आप कॉस आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और tan आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है, बेस गिवन नहीं है, लेकिन हमें बेस की जरूरत पड़ेगी एक यहाँ और एक यहाँ। तो सबसे पहले हम बेस निकालते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 4, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3, 3 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता। अब यहाँ से बेस की वैल्यू क्या निकल कर आने वाली है, देखो 4 का स्क्वायर होता है 16,
3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को उधर ले चलो तो ये आ जाएगा 7, बेस स्क्वायर आ गया 7, 7 तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी √7, ठीक है √7 आ जाएगी ना। अब आप यहाँ पे पुट कर दो बस, कॉस ए पूछा गया है तो सबसे पहले एक लाइन लिखो ऐसे करके, कॉस होता है भाई b/h, b की जगह क्या लिख दो √7 और h सारी दुनिया को पता है 4 है, ठीक है। तो कॉस ए यहाँ से आपका निकल गया, tan a निकालना है, tan a, tan होता है b/b, p की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर था 3, बेस आया √7 तो tan a की वैल्यू भी निकल गई, दोनों आंसर हो जाएंगे। क्या मुसीबत है इस क्वेश्चन के अंदर, कौन सी बीमारी लग रही है इस क्वेश्चन को करने में, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला गया है कि 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, तो फाइंड sin a एंड sec a। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये क्या दे दिया हमें, 15 cot a, ये 15 यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है। तो इससे डरने वाली बात नहीं है कि तुम्हें डरा रहा है तो इससे डराओ। 15 और cot आपको पता है, मैंने बताया था ये मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कि जो कॉट है उसको बोला गया है कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए कॉट की वैल्यू बताओ क्या है। तो बेसिकली ये तो पूरी एक टर्म है और यहाँ पे 15 किससे मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर ले जाओ, डिवाइड कर दो, ये लो भाई हो गया ये, ठीक, ठीक है। और कॉट ए जो है वो कितना है 8/15 है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो, इसको यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है। कॉट की वैल्यू वैसे बेसिकली होती क्या है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट यही होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का अपोजिट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास में बेस है और परपेंडिकुलर है, हमें क्या निकालना है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकाल लो। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर हमें पता है कितना है 15 और 15 का स्क्वायर बेस 8, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9, 8 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो हाइपोटेनस आ गया कितना आपका 70, हाइपोटेनस निकल गया, बेस आपका निकल गया, परपेंडिकुलर आपको पता है, निकाल दो वैल्यू। साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनस कितना है 17, तो साइन ए की वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ से, ठीक है। और अब देखते हैं सेक, सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, सेक बताया था ना कोस का उल्टा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक ए, तो सेक की वैल्यू भी यहाँ से निकल कर आ जाएगी, सेक ए की हाइपोटेनस इज 17 आया था और बेस कितना था 8, बस ये दोनों आंसर आ जाएंगे निकल कर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं क्या पूछा गया है। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले तो देखो sec लिख लेते हैं, sec क्या होता है, sec थीटा है 13/12 और sec क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेनस ये है बेस ये है, परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाइक वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है 5 12 13, फिर भी निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस है 13, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर वी हैव टू फाइंड आउट एंड बेस इज 12 एंड 12 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर 144, 144 तो जाके माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 25, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया 25, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो आपके पास में तीनों चीजें हैं, हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, आपको बाकी सारी की सारी निकालनी है, क्या बहुत बड़ी बात नहीं है। साइन थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना आया है 5 और हाइपोटेनस कितनी है 30। दूसरा साइन का उल्टा निकाल लो, कोसेक, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जो इसका उल्टा हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। तीसरा निकाल लो कॉस, कॉस थीटा इसका ही उल्टा होता है, तो वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये कितना था 13/12 था तो ये 12/13 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे को तो वैसे याद है कि कौन सा किसका उल्टा, तो मैं वैसे लिख रहा हूँ, आप मतलब प्रॉपर लिख सकते हो कि बेस की वैल्यू कितनी है 12 और हाइपोटेनस कितना है 13, ऐसे लिख सकते हो। tan थीटा कितना हो जाएगा, tan की वैल्यू पूरी दुनिया को पता लग चुकी है अब तक क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, और कॉट क्या होगा बताओ बेटा, कॉट इसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 12/5। एक दी गई थी 5 पूछिए, 5 की 5 ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इफ ट्राइंगल ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स सच दैट cos ए एंड cos बी आर इक्वल, देन सो दैट एंगल ए एंड एंगल बी भी आपस में इक्वल होगा। देखो सबसे पहले तो आप एक ट्राइंगल बना लो, तो ए और बी तो अक्यूट है, तो ए और बी को यहां मान लेते हैं, ये सी हो गया, ये 90 एंगल हो गया, ये हो गई हमारी हाइपोटेनस, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है cos ए और cos बी जो है वो आपस में इक्वल है, तो cos ए इक्वल है cos
बी के और हमें प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, कॉस ए क्या होगा, यानी कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर भी कॉस बी जो है, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, यानी कि ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, ये रहा ए एंगल, इसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यानी कि बीसी तो हो गया परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग बीसी हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा फिर एसी, ठीक है। तो बेस की जगह लिख देते हैं यहाँ पे एसी, और हाइपोटेनस होगा ए बी। तो ये आ गया भैया कॉस ए जो है वो क्या है, ए सी अपॉन ए बी। अब यहाँ पर आ जाओ कॉस बी, बी के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, ये रहा एंगल बी, और एंगल बी के अपोजिट वाला जो होगा वही क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर। तो ये तो हो गया इसका परपेंडिकुलर, अब ये बेस नहीं है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला होगा इसका बेस, यानी कि बीसी हो जाएगा इसका बेस। तो यहाँ पे बेस की जगह लिख देते हैं बीसी, और हाइपोटेनस तो ए बी ही रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, कॉस ए और कॉस बी, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी, होंगे ना दोनों आपस में इक्वल। ए बी से ए बी कट गया, आ गया ए सी अपॉन बी सी। अब एक ट्राइंगल है ए सी बी, जहां पर ए सी इक्वल है बी सी के, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर अगर अपोजिट साइड आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हेंस एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, और क्यों होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल opposite sides in a isosceles triangle, ठीक है। या इतना भी लिख सकते हो अपोजिट साइड्स, अगर आपने यहां तक प्रूफ कर दिया ए सी एंड ए बी सी, तो ये लिख सकते हो हैंस, ये दूसरा तरीका बता रहा हूं, हैंस ए सी बी इज एन आइसोसेलेस, ठीक है। और अगर ऐसा है तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, बस इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। अब आए अच्छे क्वेश्चन बेसिकली। अब यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन भी चेक हो जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट भी। तो बोला गया है कॉट थीटा जो है वो 7/8 है, तो हमें इवेलुएट करना है, यानी कि हमें इसको सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस साइन थीटा एंड, ठीक है, जो भी है। और दो पार्ट है, सेकंड वाले बताना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही पता लग रहा है 49/64 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो कॉट क्या होता है, देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, और कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस भी गिवन है परपेंडिकुलर भी गिवन है, तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस इज 7 और एक हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 64 3 और 103, हाँ। तो हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया 103, तो हाइपोटेनस क्या क्या आएगा, अंडर रूट 103, ठीक है, क्योंकि 103 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। अब हमारे पास में बेस भी है जो कि 7 है, परपेंडिकुलर भी है 8 और हाइपोटेनस भी है, ठीक है। 1 2 तीनों वैल्यू हमारे पास में, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट की। देखो उसको करने का तरीका क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। करने के दो तरीके हैं, आप इस पहले इसको सॉल्व कर लो फिर वैल्यू पुट कर दो, या पहले ही साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है वो पुट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पर भी देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं एक बारी, क्योंकि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा। तो पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं हम, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन का स्क्वायर करते हैं तो आंसर ऐसे लिखते हैं, देखो जैसे कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा लिखा हुआ है, और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर में क्या लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। कहीं पे लिखा हुआ है कॉस ए और आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या आ सकती है कंबाइन, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको ऐसे वैल्यू दिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो समझ लो उसका मतलब क्या था, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, ठीक है। ऐसे इट इज आप नीचे कर सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ पर भी हो रहा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का हमें लगाना है क्या, स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर था 8 और हाइपोटेन्यूस कितनी आई 113, ठीक है, और इनका स्क्वायर। अब जब इस और नीचे भी पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, बेस कितना था, बेस था 7 और हाइपोटेन्यूस था 113 और इनका स्क्वायर। अब देखो जब स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर दोनों का ही होगा, 8 का भी होगा और इसका भी होगा, तो जब यहाँ पे लिख लेते हैं इसको फर्दर, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा 113, ठीक है। नीचे भी सेम कर लेते हैं, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 का स्क्वायर क्या होगा, बस अंडर रूट है तो अंडर रूट हट जाएगा, बस इतना ही होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 113 वन जा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113। समझ में आ रही बात यहाँ तक, ये मैंने इतना सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है, ये ऊपर वाला पार्ट इतना, ठीक है, यहाँ पर आ गया। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो 113 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, मेरे ख्याल से पता नहीं दिखेगा कि नहीं, इतना स्टेप जो है वो यहाँ पे कर रहा हूँ कहीं कट ना जाए, यहाँ वाला यहाँ के बाद में जो स्टेप है वो यहाँ पे कर रहा हूँ, 113 डिवाइडेड बाई 113, फिर ये बड़ा डिवीजन, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 113 और 49 डिवाइडेड बाय 113। अब देखो सॉल्व कर दो, इसमें से ये माइनस करो, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 और 10 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 4, 49 डिवाइडेड बाय 113, ठीक है। ये इतना सॉल्व हो गया, यहाँ पर आ गया। अब इतना सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 64, ठीक है। अब देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये वाला करता है इसको डिवाइड और ये वाला करता है इसको डिवाइड, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जैसे 49 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइड बाई 64 डिवाइड बाई 113, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करोगे जब डिवीजन को, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 113 से 113 कट जाएगा और ये आ जाएगा क्या 49 डिवाइड बाई 64, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे का आंसर क्या आ गया 49 डिवाइडेड बाई 64, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, इससे ये कट जाएगा, मैंने बताया था एक छोड़ के डिवीजन का होता है, इससे ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 49 नीचे बचेगा 64, बस, ठीक है। तो ये था पार्ट 1। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 बहुत ज्यादा बड़ा है तो ध्यान से समझना, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू बता रही है, मैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है, कॉट थीटा पहले से ही गिवन है, कॉट थीटा क्या गिवन है 7/8, कॉट स्क्वायर की वैल्यू बतानी है स्क्वायर थीटा की, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये कितना हो जाएगा 49/64, समझ में आया। आप ऐसे कर सकते हो इसको, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भाई कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8 ये रही, और हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 7/8 का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा। अब ये देखो ये आसान पार्ट बाद में दिया गया है, मुश्किल पार्ट पहले दिया गया है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो इसकी वैल्यू इस पूरे के बराबर आई है, तो यहाँ से ये आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। बता मैं आपको जो ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ कि भाई 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इन दोनों की वैल्यू इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आती है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आती है, ठीक है। आपको यहाँ से क्योंकि इसका भी आंसर 49/64 आया था, इसका भी आंसर 49/64 आया था, तो सेम ही होगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये भी हो गया, ठीक है, देखो एक फॉर्मूला बन गया आपका यहीं पर, जो आपने सवाल करते करते सीख लिया, ये फॉर्मूला है, कहीं ना कहीं यूज होगा ये, ठीक है। और आप इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते थे, इसको जैसे मैंने सॉल्व करके क्या लिख लिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया था डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया था, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आई थी 49/64 आई थी इसकी वैल्यू भी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, बीच में आते जाएंगे, मैं समझाता जाऊंगा आपको। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था, ये था क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको पहले बता दिया एक अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी नई, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर नई नहीं थी, ये एक नई चीज है जो एक्सरसाइज के अंदर पूछी गई है, ठीक है। इससे पहले जो 6 क्वेश्चन करे थे वो सारे के सारे सेम थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर समझा दिए गए थे, उन्हीं को हम बार बार यहाँ पे दोबारा से एक्सरसाइज में कर रहे थे, वो आप खुद से भी कर सकते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं। देखो बोला गया है 3 cot A इज इक्वल टू 4, हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है या फिर नहीं है। तो 3 cot A की वैल्यू दी गई है 4, अगेन 3 को यहाँ पे ले आओ,
तो ये हो जाएगा कितना 4/3। और कॉट क्या होता है, कॉट ए जो है यानी कि कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट की जगह हमने लिख दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू आ गई 4, पी की वैल्यू आ गई 3। तो हाइपोटेनस निकाल लो, हाइपोटेनस हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और ये होता है 9। तो पहले तो स्क्वायर की फॉर्म में ही लिख देते हैं यार। तो ये आ जाएगा 25, हाइपोटेनस स्क्वायर आ गया 25। तो हाइपोटेनस क्या आएगी 5। तीनों चीजें निकल कर आ गई हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब हमें चेक करना है कि ये क्या इसके अंदर सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा। तो पहले इसको और इन दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ है हमारे पास में, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कोई नहीं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यानी कि एंगल जो है वो ए के रिस्पेक्ट में ही पूछा गया है। तो हमें इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये वही रहेगा, बेस 4 ही रहेगा, ठीक है। और कॉस, यहाँ पे इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी ए की रिस्पेक्ट में पूछा गया है और वैल्यू भी कॉट की ए की दी गई थी, यानी कि ट्राइंगल तो सेम है और उसके अंदर एंगल भी सेम है। तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 माइनस 10 ए स्क्वायर, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और उनका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस परपेंडिकुलर एंड बेस, 10 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है और उनका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। तो 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस है 4 और इनका स्क्वायर, 1 प्लस परपेंडिकुलर है कितना 3 और बेस कितना है 4 और इनका स्क्वायर। तो ये देखो अब स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 9 और 16 आ जाएगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस नीचे प्लस का है तो ये भी आ जाएगा 9 और 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 16 वन 16, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो ऊपर तो बच गया हमारे पास में 7 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा 16 वन 16 और 9 25। तो 25 डिवाइडेड बाय 16। अगेन मैंने आपको बताया था ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप इसको डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में करा था, और फिर बाद में उसका रेसिप्रोकल करके भी डिवाइड कर सकते हो। तो ऊपर बचेगा 7, नीचे बचेगा 25। तो यहाँ तो बच गया भैया 7 और 25, दैट्स इट। इतने की वैल्यू आ गई 7/25। अगर इसकी वैल्यू 7/25 आ गई तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये इक्वल है। तो इसकी भी चेक कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और इनों का स्क्वायर करना है हमें। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और इनका स्क्वायर करना है। बेस कितना है, बेस है 4 और हाइपोटेनस है 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है 5 और इनका स्क्वायर। तो 16/25 आ जाएगा ये, माइनस 9/25 आ जाएगा। इसको दोनों का एलसीएम 25 ही आएगा। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है 7/25, यानी कि दोनों के दोनों देखो सेम आ गए। और दोनों के दोनों सेम आ गए तो उसका मतलब ये वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यस या फिर हैंस 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि ये दोनों की दोनों कंडीशन हमारे पास में अगर सेम आती है तो उसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। आगे एक चीज बताना चाहता हूँ, ये भी एक फॉर्मूला ही हो गया फिर, है ना। फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया कि भाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगी। ये भी एक फॉर्मूला है। कहीं कहीं पर आपको इसको ऐसे रिप्लेस करना होगा, कहीं कहीं पर आपको ये दिया जाएगा तो आपको ऐसे रिप्लेस करना होगा फर्दर एक्सरसाइज के अंदर। तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले यहाँ पे बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको अलग से नोट डाउन भी कर सकते हो इन सभी फॉर्मूलेस को जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ बीच में, और ये कैसे बन रहे हैं, ठीक है। इनका रीजन क्यों है, सबका रीजन यही है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, इनकी वजह से ये सब बन रहे हैं, ठीक है। ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। बोल रहा है ये ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर राइट एंगल है बी के ऊपर, ठीक है। तो ये बना लेते हैं पहले ट्राइंगल एबीसी, रफली एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, बी पर राइट एंगल है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यार ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ए बी सी, बी के ऊपर राइट एंगल है तो ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस की अपोजिट वाली। tan ए यानी कि इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में बात करी गई है। tan ए जो है वो कितना है 1/√3 है। tan a इक्वल्स टू 1/√3 और tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 और बेस हो जाएगा √3, ठीक है। अब यहाँ पर अब पहले वैल्यू पुट कर लो। a के रिस्पेक्ट के अंदर बात करी गई तो a के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, एक अपोजिट, यानी कि ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा फिर बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 1 है परपेंडिकुलर, और बेस कितना है √3, ठीक है। यानी कि ए भी आ जाएगी √3 और बी सी कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बेस हो जाएगा √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा,
ये आ जाएगा 4। तो हाइपोटेनस स्क्वायर अगर 4 है तो हाइपोटेनस आ जाएगा आपका 2। तो हमारे पास में तीनों चीजें, एक साइड हमें 1 दी गई है, एक साइड हमें √3 दी गई है, एक साइड दी गई है 2। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख लो, ठीक है, कि भाई ये 1 है, ये √3 है, और ये 2 है, √3 और ये 1 है। अब आप वैल्यू पुट करो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइन ए कॉस सी। तो साइन क्या होता है, देखो सबसे पहले तो लिख लो उसको, कोई नहीं, एक लाइन और पड़ेगी, कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। अब देखो साइन ए बोला गया है तो ये एक एंगल हो गया ए, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा ये, और हाइपोटेनस ये और बेस ये, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो साइन लिख लो। साइन होता क्या है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप लिख कर एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर होगा एक रिस्पेक्ट में ये एक, और हाइपोटेनस होगी 2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, ये पूरी एक टर्म है, ये भी पूरी एक टर्म है, ठीक है, यहाँ पे भी एक इनके बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। जब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का, ठीक है। मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर भी कि ये क्या है, साइन ए क्या है, ठीक है। साइन ए का मतलब है कि साइन की वैल्यू निकालो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, ऐसा नहीं है कि साइन की मल्टीप्लाई ए से हो रही है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कॉस सी, ये वाला एंगल, अगर ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा ये, बेस हो जाएगा ये, और हाइपोटेनस हो जाएगी ये। अब कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हम ये वाला लेंगे, ये होगा हमारा बेस, और ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस, ठीक है, क्योंकि कॉस की बात कर रहा है, तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस ए की बात कर रहे हैं, तो ए के रिस्पेक्ट में इस बार ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस √3 डिवाइडेड बाय 2, ये लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, √3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर आ जाओ मल्टीप्लाई साइन सी, ये वाला एंगल, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर सी एंगल हम ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, इसका अपोजिट, यानी कि ये परपेंडिकुलर है √3 जो है वो परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस तो सेम होगी। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, √3, और ये कितना है 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 1/4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो आएगा 3, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा 4, दोनों का एलसीएम सेम लेंगे, 4, 1 + 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 4/4, और इसको माइनस डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1। समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। आप ये और भी याद कर सकते हो कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, ये दोनों मिलाकर क्या होते हैं, 1 होते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है बड़े लेवल के ऊपर, ठीक है, लेकिन ठीक है, इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, सॉल्व भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप साइन ए कॉस सी और साइन सी ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि बच्चे इसके अंदर ए सी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए रहने दो, याद मत करो, आप वैल्यू निकाल लेना। देखो 3 स्टेप में तो आ ही गया है, ठीक है। अब ऐसे ही एज इट इज हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। अब कॉस पर आ जाओ, कॉस ए ये वाला एंगल, इसके रिस्पेक्ट में ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा बेस, ये होगा हमारा हाइपोटेनस। और कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, √3 और डिवाइडेड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई, इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। कॉस सी, यहाँ पर आ जाओ, कॉस सी अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये होगी हमारी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हमारी बेस, ये परपेंडिकुलर इस बार, और ये बेस, अगर ये बेस है और ये हो जाएगी फिर हमारी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमें तो सेम होती है, तो इस बार हमें क्या लेना है, कॉस सी में 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस का साइन लगा देते हैं। साइन ए, ये रहा साइन परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस हो जाएगी ये। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई साइन सी, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर इस बार ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस ये है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो √3 परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, √3 4 माइनस √3 4, 2 2 का 4 हो जाएगा ना, ये आ गया आपका 0, निकल गई दोनों की वैल्यू, ठीक है। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ मुश्किल चीजें नहीं थी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको क्या बोला गया है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसके अंदर राइट एंगल है क्यू के ऊपर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, इतने सारे डिजिट पढ़कर, वैसे भी घबराने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। क्यू के ऊपर राइट एंगल है, तो क्यू के ऊपर राइट एंगल हो गया, और क्यू के अपोजिट होगी जो भी साइड, वो होगी इसकी हाइपोटेनस, ठीक है। बोला गया है पी आर और क्यू आर दोनों क्या है, 25। पी आर कहां पर, ये पी आर और क्यू आर, यानी कि बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस प्लस बेस जो है वो 25 है ना, पी आर प्लस क्यू आर दोनों 25 है, ये बोला गया है। और पी क्यू जो है वो 5 है, ये 5 है। हमें वैल्यूज निकालनी है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी की, यानी कि एंगल पी के रिस्पेक्ट में हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर तीनों चीजें, साइन क्या होता है,
हाइपोटेन्यूस यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो आएगा ही आएगा उसके अंदर। तो हाइपोटेन्यूस हमें निकालना जरूरी है, ठीक है। हमें केवल एक साइड पता है, हमें तीनों साइड नहीं पता। तो हम सबसे पहले तो पाइथागोरस की मदद से इस ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स को निकालते हैं, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर, पी आर है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि पी क्यू है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस क्या है, क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, पी क्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5। तो लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर। ये पी आर है, या इसको भी नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो हमें क्या बोला गया है, पी आर और क्यू आर जो है वो 25। आप यहाँ से किसी की वैल्यू निकालो और वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी की भी कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैं पी आर को यहीं पे रहने देता हूँ, क्यू आर को उधर ले चलता हूँ। तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई, 25 माइनस क्यू आर, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हो, जैसे एक तरीके से ये सॉल्व होगी, दूसरे तरीके से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि क्यू आर को यहीं पे रहने दो, 25 माइनस पी आर को उधर ले जाओ। तो अब आप क्यू आर की जगह यहाँ पर क्यू आर की जगह ये लिख सकते हो 25 माइनस पी, ठीक है। और इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी आर की जगह ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हो आप, आपके अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, पी आर की जगह में लिख देता हूँ 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 25 माइनस क्यू आर, और इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर, मेरे ख्याल से हाँ दिख तो जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये रहा क्यू आर का स्क्वायर। अब ना इसको सॉल्व करते हैं। देखो 25 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जो कि क्या होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देना, ठीक रहता है। आपके नंबर बढ़ जाएंगे, आपने एक फॉर्मूला लिखा है, आपका आंसर थोड़ा लेंथी है, डिस्क्रिप्टेड है, पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। अब देखो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू आर। कुछ नहीं करा है, वैल्यू पुट कर दिया, ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू क्यू आर है, इस फॉर्म के अंदर एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। सबको पता है कैसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रही है। ये 5 का स्क्वायर 25 भी लिख देते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, और प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ तक सब क्लियर है अच्छे से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 5 जा, ये हो जाएगा 25 2 जा 50, क्यू आर ये क्या है 50 मल्टीप्लाई क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 क्यू आर, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, लाइक टर्म्स को एक तरफ ले चलते हैं। क्यू आर को उधर लेके जाओगे तो क्यू आर यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो आप पहले भी इसको काट सकते हो, और आप एक इक्वेशन अलग एक लाइन लिखकर भी इसको वहां पे ले जाके माइनस का दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर इस 625 को उधर ले आओ, यहाँ पे बचता है क्या, माइनस का 50 क्यू आर। क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है प्योर, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के पास ले आते हैं। 25 625 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, वहां पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। 25 में से 625 जाएंगे तो बचेगा 600, और 600 होएगा नेगेटिव, यहाँ पे बचेगा नेगेटिव 50 क्यू आर। देखो भाई यहाँ से वैल्यू आ गई 12, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 बनता 5 12 का होता है 60। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। अब अगर क्यू आर की वैल्यू 12 आ चुकी है हमारे पास में, तो क्या अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में, ये हमें जो इक्वेशन गिवन थी कि पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो क्या पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई मना थोड़ी ना करेगा हमें यहाँ पे निकालने के लिए। तो इक्वेशन दी थी पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, क्यू आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे बेटे, क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 12, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आ जाओ, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सो पी आर 12 को इस तरफ ले चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट में लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये आ जाएगी 13। तो पी आर की वैल्यू निकलकर कितनी आ गई है, 13 आ गई है पी आर की वैल्यू। अब देखो हमारे पास में पी आर भी है और 12 यानी कि क्यू आर भी आ गया, और एक तो हमें पहले से गिना था, पहले से गिवन था पी क्यू। अब यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, पी आर कितना आया है 13, और क्यू आर कितना आया है 12। अब तीनों चीज हमारे पास में यहाँ पे गिवन है। अब निकाल लेते हैं जो जो चीजें बोली गई है, साइन पी, यानी कि पी के रिस्पेक्ट में, वैसे साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है। तो एंगल पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये एंगल पी, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा ये, इसके जस्ट अपोजिट वाला, यानी कि 12। आगे लिख देते हैं, चलो 12 और हाइपोटेन्यूस तो 13 होगी, तो ये तो आगे साइन पी की वैल्यू। अब लिखते हैं कॉस पी की वैल्यू, अगेन विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी बोला गया है, तो पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यही होगा, बेस ही होगा, हाइपोटेन्यूस ही होगी। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है, फिर बेस ही हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है। बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूस कितनी है 13।
तो 5 डिवाइडेड बाई 13, देन हमारा हमसे पूछा गया 10, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी निकालना है, ठीक है। पी को क्या पोली हो गया, उसको सही बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये परपेंडिकुलर है और 5/12 लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है बेटा, ठीक है, 12 और बेस है 5। तो 1 2 3 तीनों पूछे तो तीनों के तीनों ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 11। ट्रू फॉल्स है, इसके अंदर बताना ट्रू है या फॉल्स है, और अपने आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। इसके अंदर कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको इस टॉपिक के बारे में और भी डिटेल्स में इस क्वेश्चन में बताई जाएंगी। बेसिकली देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। सॉल्यूशन पार्ट 1। देखो, कोई एक ले लेते हैं, कोई हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये साइड का कॉम्बिनेशन होता है 3 4 5 होता है ना। और अब मैं यहाँ पे अगर tan की वैल्यू निकालूं, मान लो ये एंगल है A, ये एंगल है B और ये C है। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं A देखूं, विद रिस्पेक्ट टू A देखूं, तो यहाँ पे अगर मैं tan A की वैल्यू निकालूं, कैपिटल A मान लेते हैं, ठीक है। तो tan बेसिकली होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मेरी बात को ध्यान से देखो, तो A के रिस्पेक्ट के अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा, 3, इसका अपोजिट होगा 3 होगा। तो परपेंडिकुलर की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, 3, और बेस क्या होगा इसकी एडजेसेंट साइड्स 4। तो 3/4 हो गया। 3/4 क्या है, 1 से तो छोटा है ना, है कि नहीं, 1 से छोटा। यहाँ पे 1 जो है वो बड़ा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे tan B की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो tan की वैल्यू तो वही होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल B का अपोजिट, जो अपोजिट साइड एंगल B की यानी कि 4 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा उसकी एडजेसेंट साइड्स यानी कि 3। तो इस बार जो है ये 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 क्या होता है 3, और ये 3 से ज्यादा है। खुद देखो बेटा, 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है 1। अब आप एक ज्यादा इसके अंदर ऐड कर देते हो, इसको 4 कर देते हो, अगर आप वो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 से ज्यादा आंसर आएगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू 1 से ज्यादा है, समझ में आ रही बात। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा 1 से कम थोड़ी ना हो सकती, कुछ भी हो सकती है भाई। एंगल A यहाँ पर बनाया अगर, तो वैल्यू देखो छोटी आ रही है, पर अगर एंगल A यहाँ पे बन जाए, यहाँ पर अगर एंगल A बन जाए तो बड़ी आ जाएगी, तो कभी बड़ी कभी छोटी, है ना। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि छोटी होगी 1 से, ठीक है। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया, ये हमें दिखाना है, यहाँ पे हमारा जस्टिफिकेशन हो गया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉल्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, सेक 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में है क्या सेक, यहाँ पे कर देते हैं, पता नहीं इतने से में आ पाएगा कि नहीं, देखते हैं, साथ भी यूज कर लेंगे इसको। तो सेकंड वाला पार्ट देखो यहाँ पर क्या है, सेक क्या होता है बेटा, पहली बात तो आप ये बताओ। सेक होता है कॉस का अपोजिट, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूस और बेस की वैल्यू क्या दी गई है बेटा 12/5, यानी कि हाइपोटेन्यूस हो गया 12 और बेस हो गया 5। अब अगर मैं यहाँ पे तीसरी कोई वैल्यू निकालूं, यानी कि परपेंडिकुलर अगर मैं निकालूं, तो 5 और 12 से छोटा होना चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाईएस्ट जो साइड्स की लेंथ होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। सबसे हाईएस्ट जो लार्जेस्ट साइड्स होती है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, वो हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख देता हूँ डायरेक्ट 144, और परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, बेस हमें पता है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 को उधर ले चलते हैं, माइनस करेंगे, 14 में से 5 जाएंगे बचेगा 9, और इसमें से जाएगा तो बचेगा 11। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, तो पी की वैल्यू क्या आएगी 100 एंड अंडर रूट 119। तो देखो ये वैल्यू क्या है, ये 12 से छोटी है, 12 से छोटी है ये वैल्यू। क्यों है 12 से छोटी, क्योंकि देखो अगर ये अंडर रूट 144 होता ना, तब इसका मतलब होता 12, और ये क्या है अंडर रूट 119 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 12 से छोटी है, ये क्या है 12 से छोटी है। तो इस केस के अंदर जो हाइपोटेन्यूस है उसकी हाईएस्ट वैल्यू 12 जो है वो ठीक है, गलत नहीं है वैल्यू, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा ट्रू, इसको लिख देते हैं, हेंस इट इज ट्रू, ठीक है। और यहां पर आप एक लाइन और लिख सकते हो, ये वाली, एज हाइपोटेन्यूस जो है वो ग्रेटर है किससे, परपेंडिकुलर से भी, और हाइपोटेन्यूस जो है वो ग्रेटर है किससे, बेस से भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं हेंस इट इज ट्रू, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा सेकंड वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला पार्ट क्या बोला गया है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो cos A जो है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म है, यानी कि शॉर्ट में लिखने वाली एक फॉर्म है किसकी, cosecant ऑफ एंगल A। ऐसा हो सकता है क्या, cos की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स सबसे पहले। क्यों, क्योंकि cos A is
एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसलिए क्योंकि कॉस ए जो है वो किसका एब्रीविएशन है, कोसाइन का है वो, कोसाइन। तो इतना वर्ड ले लेते हैं यहाँ से कॉस। ठीक है, कोसिकेंट अलग है, कोसिकेंट का एब्रीविएशन क्या होता है, ये होता है कोसेक। इतना ले लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। फॉल्स, अगेन फॉल्स। मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर भी, क्योंकि ये जो है ये प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, कॉट ए का मतलब ये नहीं है कि कॉट और ए आपस में एक दूसरे का प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। कॉट ए का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले फॉल्स, और यहाँ पे लिख देते हैं हम इसका रीजन, जस्टिफाई कर देते हैं। कॉट ए इज, सेम लिख सकते हैं, एब्रीविएशन यूज फॉर, या फिर कॉट ए इज मीन्ड दैट कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये लिख सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हो, कॉट ए इज यूज फॉर, लाइक कॉट ए डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ कॉट, लाइक कॉट ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में कॉट की वैल्यू। आप ये भी लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज के अंदर कई सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह के आंसर आपको कई सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंग्वेज में मिल सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, अपना लिखने का तरीका होता है। ये वाला देखते हैं, फिफ्थ वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, फॉल्स। अब देखो फॉल्स कैसे है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। चलो इस जगह को यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़े से यहाँ पे यूज कर लेते हैं। चलो देखते हैं, अगर देखो साइन की वैल्यू क्या होती है बेसिकली, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस तो जो है, जो हाइपोटेनस है वो तो लार्जेस्ट साइड है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, यानी कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 कुछ भी हो, लेकिन हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमेशा ज्यादा ही रहेगी, ज्यादा ही रहेगी ना। हाइपोटेनस की वैल्यू परपेंडिकुलर की कम होती है हाइपोटेनस से। हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेनस हमेशा नीचे ज्यादा आएगी। अगर हाइपोटेनस अगर नीचे हमेशा ज्यादा आएगी, तो यहाँ पर कम कैसे आ रही है, यहाँ पर कम कैसे आ रही है, 3 कैसे आ रही है, मतलब परपेंडिकुलर ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये फॉल्स है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हैंड्स। और इसको ऐसे करके लिख देते हैं हम, sin theta is perpendicular upon hypotenuse and hypotenuse is largest side in a right angle triangle. So hence it can't be lesser than perpendicular. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका जस्टिफिकेशन, और इसका जस्टिफिकेशन आप और भी तरीके से दे सकते हो। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक ही तरीका नहीं होता है जस्टिफिकेशन का, आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे हाइपोटेनस जो है वो हमेशा ग्रेटर होती है परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हाइपोटेनस कितनी दिखा रखी है, 3 दिखा रखी है, और 4 जो है वो यहाँ पे बड़ा दिखा रखा है इस वाले केस के अंदर। ठीक है, तो आप ये भी रीजन लिख सकते हो। ठीक है, तो अपनी अपनी लैंग्वेज है लिखने की, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको लिख सकते हो, कोई भी बुराई नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज के पीछे जो आंसर गिवन है सेम वही लिखना है। जस्टिफिकेशन, अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना, मतलब आपको पता है कि फॉल्स है, अब आप इसको एक्सप्लेन करो बस कि भाई क्यों है फॉल्स। अब वो एक्सप्लेन करने के तरीके एक नहीं है, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत कोई इक्वेशन थोड़ी ना है ये कि भाई x + 3 इज इक्वल टू 12 है, तो x की वैल्यू निकालो, तो आपको इसको उधर ही लेके जाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्यों थोड़ी ना है, तो जस्टिफाई करना है आपको, कोई एक तरीका नहीं है, 1000 तरीके। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगर इस एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, कोई दूसरी बुक का कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई एग्जाम्पलर का है, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पेपर का है, टेस्ट पेपर का है, कुछ भी हो नहीं समझ में आ रहा है, उसकी पिक्चर क्लिक करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करिए उसकी पिक्चर, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा विद इन 1 और 2 डेज। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो जो मेरे तरीके हैं अगर आपको समझ में आ रहे हैं, कंफर्टेबल लगता है आपको कि हाँ वैसे मैं जो समझा रहा हूँ आप उसको समझ पा रहे हो, आपकी समझ में आ रहे हैं मेरे कॉन्सेप्ट, आप याद रख पा रहे हो, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, आपके ट्यूशन मेट्स हो गए, क्लासमेट्स हो गए, या फिर आपकी फैमिली के अंदर कोई दूसरे बच्चे अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके रिलेटिव्स के अंदर, तो जरूर उनको शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जिसके अंदर 8.2 से रिलेटेड जितनी भी बेसिक टर्म्स है वो हम पहले ही डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको एक्सरसाइज के अंदर समझने में और ज्यादा आसानी हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।